नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी और दिन है क्या? वेंसडे, बुधवार। ठीक है। मैंने जो कल का एडिटोरियल एनालिसिस लिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। उससे रिलेटेड मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, दैट्स वाई अभी मैंने कोई कमेंट पोस्ट नहीं किया है। इसलिए आज मेरा जो कमेंट का सेक्शन है वो खाली है। और आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि सूनर यू विल हैव क्विक लुक ऑन दैट वीडियो। समझिए, क्वेश्चंस अगर नहीं आता है तो पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा, आता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम क्विकली आज के ओपेड एनालिसिस पे चलते हैं क्योंकि दो तीन टॉपिक आज थोड़े से रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। सो ये हमारे यूट्यूब क्लासेस हैं, आप सब जानते हैं। हम तीन फ्रेंड्स मेंटोर आप डेली सीडी रिचुअल्स के प्रोग्राम्स इनिशिएट करते हैं, जहाँ पे आप सबका कमेंट्स और फीडबैक शेयरिंग हमें मिलता रहता है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकॉन, क्योंकि हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप इसे पूरे शिद्दत के साथ देखेंगे और उसको कमेंट करेंगे कि क्या, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ और व्हाट आर द फीचर्स वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे प्लीज़ आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के ज़रिए आप जितनी भी वीडियोस हैं हमारी अभी तक की, सब प्रोग्राम वाइज यहाँ पे लिस्ट की गई हैं, चाहे वो एथिक्स से हो, चाहे वो डीकोडिंग यूपीएससी हो, करंट अफेयर, एडिटोरियल एक्सेट्रा। ओके, सो क्विकली लेट्स मूव ओवर। ये है हमारा आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। और तीन न्यूज़ है, आपको सामने दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में दो न्यूज़ है जो कि यूपी सोशली इंजीनियर्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दूसरी सिविल लाइन प्रोजेक्ट है केरला का, और तीसरा है अपना प्रिवेंटिंग जीनोसाइड। ठीक। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज एंटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये बहुत समय से न्यूज़ में रहा है। लास्ट मंथ भी अराउंड मेरे ख्याल से 20-25 तारीख को भी ये न्यूज़ में आया था, दिसंबर में। और अभी देखते हैं कि क्या स्टेटस है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को पता है उनके लिए भी ज़रूरी है दोस्तों रिवीजन करना। रिवीजन करोगे तभी ऑफिसर बनोगे, बिना रिवीजन किए आप कुछ नहीं कर सकते। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिवीजन से आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपके नए वो क्रिएटिव एंगल सामने आएंगे। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो एंड दिस हैज़ डिफरेंट एंगल टू। चलो, ये तो हम अभी कवर करेंगे लास्ट में। ठीक है, अपने इश्यूज, ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है। हम आते हैं केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पे। ठीक, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट बोले तो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा, ये है इसके सेगमेंट्स जीएस 3 से रिलेटेड। प्रीलिम्स लेवल पे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, 3-4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से गलत होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा। राइट। मेंस लेवल, रेलवे मॉडर्नाइजेशन इश्यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। ये है हमारा प्रोजेक्ट केरला का, कासरगोड से रिलेटेड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक लगभग 529 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो। एंड डिस्ट्रिक्ट विद सिल्वर लाइन रेल 11 डिस्ट्रिक्ट को ये पूरा पास करेगा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, काफ़ी चर्चा में है ये। और मुद्दा आज का ये है कि क्या केरला गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए उसको, या फिर क्या कंसर्न्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, हालांकि कोई गलत बात तो है नहीं कि हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, स्पीडी ट्रेन बना रहे हैं, लेकिन इतने मुद्दा इतना गर्म क्यों हो गया ये इशू? सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, जैसे कि इमेज में आपने देखा था, पॉइंट 1 हमने कवर कर लिया है। 11 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाएगा, 11 स्टेशन होंगे कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक। ठीक है, KRDCL और के रेल यानी कि केरला रेलवेज इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द केरला गवर्नमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज क्रिएटेड। ठीक है,
यूनियन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, सिर्फ केरला गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व है, अच्छा खासा फंडिंग इसमें इस्तेमाल हुई है, ठीक है। द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट कब है? 2025। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो इतनी क्रिटिसिज्म है, चैलेंजेस हैं, ठीक। इसके फीचर्स और नीड्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? ये कोचेस वगैरह कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोचेस आएगा, क्या स्पीड है, कितनी सीट है, कितने स्टॉप पर रुकेगी, दैट्स इररेलेवेंट। नीड भी कोई खास एक दो लाइन लिख सकते हो। नीड क्या होगी? रेलवे की नीड क्या होगी? टाइम सेविंग होगा, डी ट्रैफिकिंग, ठीक है। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। आजकल की जो उस मतलब जो कन्वेंशनल ट्रेन सिस्टम है वो 50, 60, 70 किलोमीटर की स्पीड से रन करती हैं और ढेर सारे टर्न्स हैं उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी देखे जाते हैं। हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है एक, सो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक नीड है, एक इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अभी जो है प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका? 2022 में आज हम हैं। प्रेजेंट स्टेटस ये है कि भाई कोई भी रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है या फिर रेल बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। और लैंड एक्विजिशन इन प्रोसेस है, ठीक है। जो जितने भी केरला के और यूनियन गवर्नमेंट के जो लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो छानबीन कर रहे हैं और एक इफेक्टिव जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो लोगों का खेत है, घर है, उसको खरीद रहे हैं। जैसे कैसे अभी नॉर्थ इंडिया में जितने भी सड़क बने हैं, हाईवे बने हैं, दुगने दाम में, 10 गुने दाम में लोगों को बेचे गए हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदना और एक पूरा नेटवर्क बनाना, आप इस इमेज में देखिए कि इस रास्ते में जितने लोगों की प्रॉपर्टी आएगी, जितने लोगों के खेत वेत आएंगे, सब के सब सरकार के हिस्से में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट स्टेटस है जो कि उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? जो इसके इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों मुद्दा है? क्यों लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक। ये पूरा आर्टिकल अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आर्टिकल का जिस्ट है, मैंने इस पीपीटी फॉर्म में आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। समन्वय फॉर्म को आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट कमेंट में मैं हमेशा लिंक देता हूँ। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए पीडीएफ को डाउनलोड करने में, तो फर्स्ट थिंग आप कमेंट करके बताइएगा, हम इफेक्टिव सोल्यूशन देंगे कि आप डाउनलोड कर सकें, ठीक है। इग्नोर मत करिएगा, दीज आर रेलेवेंट पीडीएफ्स, ठीक है। इसको कोलेट करते रहिए आप लोग, ठीक। सो एक तो पॉलिटिकल रिटोरिक इशू है, बोले तो कि जितनी भी हमारे ऑपोजिशन गवर्नमेंट है केरला की, या फिर जो यूनियन में, सेंटर में जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं, कांग्रेस हो गई या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाई आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं आगे बढ़ानी चाहिए केरला की सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, बिकॉज इट हैज़, एक तो बहुत पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, ठीक। तीसरा, इकोलॉजिकल डैमेज, इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक अलग मुद्दा है, और जो कि सही है, ठीक। एक डेमोक्रेसी में, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट में, एक गणराज्य में, ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो सिर्फ रूल नहीं करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जनता की ओपिनियन के थ्रू लेके चलें, जनता की ओपिनियन के हिसाब से मामला चले, ठीक है। ये नहीं कि एक बार आप वोट कर दिए और उसके बाद फिर जो हम मर्जी करें आप करें, ये डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, कि भाई एक बार तुम वोट कर दिए, तुम्हारा काम खत्म, और तो अब तुम जाओ, हम जो मर्जी हम करेंगे। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटेरियनिज्म, दिस शुड नॉट प्रीवेल एक्चुअली। डेमोक्रेसी में आप वोट किए हैं तो आप जनता को ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जनता से ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने रिपोर्ट्स के साथ, आपकी जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सिटीजन्स को आप बताएंगे, और एक प्रॉपर रैटिफिकेशन होगा, कंसेंसस होगा कि भाई होना चाहिए। और जब इतने बड़े लेवल पे जनता प्रोटेस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, राइट। बात क्या है? बात दो चीज़ें हैं, और इन दो लोगों की बातों को सुनकर हम सबको लगना चाहिए कि भाई बात तो सही है। कौन से दो लोग हैं वो? एक तो है हमारे प्रोफेसर गैडगिल, ठीक है। प्रोफेसर गैडगिल इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत माने जाने इकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है केरला का, वो एक्चुअली लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है।
एक्चुअली वो इकोलॉजिकल डैमेज बहुत कर सकती है। इतने ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, और ये कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना है, केरला एक फ्लड प्रोन एरिया है, तो एक मैन मेड कॉज बन जाएगा फ्लड को इंड्यूस करने का। ठीक है, और हमेशा से हर 2 साल पे 3 साल पे फ्लड एक त्रासदी तबाही लेके आती है केरला में। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनमैच्ड नॉलेज ऑफ केरलाज टोपोग्राफी, और केरला के बारे में तो इनकी जानकारी उच्च स्तर पे है, बहुत पढ़ा लिखा है इन्होंने इस मामले में। सो ही हैज़ बोथ एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन एंड पॉइंटेड आउट टू द एक्सपीरियंस विद द रेलवेज इन इंडिया। सजेस्ट इन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये मेरी वो स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, और आप इनवाइट करेंगे छोटे मोटे अर्थक्वेक टाइप को, या फिर फ्लड को, या फिर मेजर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है फ्लड हजार्ड, द बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द लाइन ऑफ द नेचुरल ड्रेनेज कॉज फ्लड एंड हैवी रेन्स एंड ऑल। दूसरे जो हमारे महान व्यक्ति हैं, ई श्रीधरन साहब, जो कि मेट्रो मैन भी इनको कहा जाता है, जो कि पूरे इंडिया के बहुत ही फेमस रेलवे इंजीनियर रहे हैं, उनका भी कहना है कि मत करिए, इस प्रोजेक्ट को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इट इनवाइट टू इन्वायरमेंटल डिजास्टर मेनली थ्रू फ्लडिंग। He has also expressed surprise that the government has not yet made public the detailed project report। जैसे मैंने कि अभी आपको कहा था कि हम डेमोक्रेसी में हैं, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो पब्लिक को रिपोर्ट बतानी चाहिए कि भाई एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बन रहा है। तो और सिर्फ जब पब्लिक की बात करें तो उसमें सारे लोग आते हैं ना, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओज। ठीक है, इनफैक्ट सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज हु आर essentially be part of our environment who is helping us। ठीक है, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो इन दो लोगों की बातों को सुन के अब तो लगने लगा है कि बात तो सही है कि भाई ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, और यूनियन गवर्नमेंट जो कि अपने बेस्ट बेस्ट ऑफिसर्स को डिप्लॉय करती है इन सब चीज़ों के लिए, वो क्यों नहीं सुन रही है इस बात को। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू कैन हाईलाइट, राइट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, इकोलॉजिकल डैमेज, और अपने तथ्यों को, अपने फिलॉसफी को, बातों को कैसे आप तर्क दे सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, प्रोफेसर गैडगिल ने कहा है, ई श्रीधरन ने कहा है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। इनफैक्ट इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल, एक सब्सटैंशिएट किया गया है कि 1970 में इंदिरा गांधी जी ने कुछ ऐसे ही, बहुत महान नेता रही हैं, बहुत पावरफुल लीडर रही हैं, और 1970 में 70s में उनकी ही गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट को जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एक जो हमारी बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है। लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट फैमिली को डिस्प्लेस करेगा, और नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए ख़तरा है। तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बाद में जाके एक्चुअली ये प्लान ड्रॉप हुआ नहीं। तो ये एक और सब्सटैंशिएट, एक और एग्जांपल बन सकता है, आप अपने आंसर में इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। सो ये तो रहा ये सिचुएशन। ठीक है, चैलेंजेस आप समझ गए, वे फॉरवर्ड इसमें क्या है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, जब इतना बड़ा अमाउंट हम यूज़ कर रहे हैं एक ट्रेन मेट्रो लिंक लाइन बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, हमें ये समझना पड़ेगा क्या ये ज़रूरी है। और दोस्तों, केरला तो ऑलरेडी एक बहुत ही डेवलप्ड, एक फ्लरिश्ड स्टेट है। केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां रोड कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट रेलवे कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है केरला को इतना लंबा रेलवे प्रोजेक्ट बनाने की। साइमल्टेनियसली वो इकोलॉजिस्ट और जो हमारे रेलवे मैन हैं, मेट्रो मैन हैं, उनकी बात समझ के जो चैलेंजेस हैं उनको हम हटा सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं, रोक सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। ये सारा पैसा अभी नीड किस चीज़ की है उस चीज़ पे लगाएं। ठीक है, किस चीज़ की नीड है? फॉर एग्जाम्पल, द ऑल्टरनेटिव मेथड कुड बी transition of a steady power supply based on green energy, provisions of safe drinking water and urban sewage,
building infrastructure for scientific disposal of waste. These projects would address our most pressing need today. ठीक है, एंड इट विल यील्ड हाई सोशल रिटर्न, और जो कि हमारे जो राज्य की, स्टेट की, उस सिटी की, उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको वो अपलिफ्ट करेगा, कंट्रोल करेगा. दे आर द ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. अब जो पिनराई विजयन है, वहाँ के जो सीएम हैं, वो और केरला हमेशा से सोशली और इकोनॉमिकली चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांग लेते हुए आया है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है. सो केरला हमेशा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है. हाँ, केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है. इंडस्ट्रीज़ नहीं है. इस वजह से एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग केरला से बाहर जाते हैं. और कभी कभी केरला की जो आर्थिक स्थिति है, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है केरला में थोड़ी सी कम है, उतना खास कमा नहीं पाते हैं लोग. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रेलवे, आप कुछ ऐसा करें कि ताकि जो आम आदमी है वहाँ पे, उन लोगों की जागरूकता, मतलब कि जो अवेयरनेस बढ़े और एक एम्प्लॉयमेंट लगे इसमें. ठीक है. ये सिचुएशन अभी बहुत ही वो फ्रजाइल है. एंड व्हाट डू यू थिंक? सो आपको क्या लगता है, बीइंग एन एस्पिरेंट, कि शुड यू थिंक दैट द केरला गवर्नमेंट शुड मूव फॉरवर्ड एंड क्रिएट दिस प्रोजेक्ट बाय 2025, और शुड यू थिंक दैट दिस मनी शुड गेट राउटेड हियर इन सारे चीज़ों में? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा व्हाट डू यू थिंक हियर. इनफैक्ट ये जो इनका जो वे फॉरवर्ड है, इनका वे फॉरवर्ड मैंने यहीं चिपकाया हुआ है इस आर्टिकल में, ताकि आपको दिक्कत ना हो. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट शुड बी. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड. ये आर्टिकल अगर आप देख रहे हो, मैं जूम आउट करता हूँ. ये है हमारा प्रिवेंटिंग जीनोसाइड. दोस्तों, प्रिवेंटिंग जीनोसाइड ये एक हेट स्पीच आपने सुना है. ठीक है, जो हरियाणा में अभी हेट स्पीच हुआ है. ठीक है, जिसमें कालीचरण महाराज भी अरेस्ट हुए हैं. हेट स्पीच के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में एक एंगल बन के आ सकता है जीनोसाइड कन्वेंशन पे, क्योंकि उस पूरे भाषण में जो नरसिंहानंद, जो यति नरसिंहानंद जो स्वामी हैं, उन्होंने और उनके समस्त लोगों ने ये माना है और ये बोला है कि जीनोसाइड किया, नरसंहार. ठीक है, मास किलिंग की बात हुई है मुस्लिम्स की. कहा गया है कि हमारा बस चले तो मुस्लिम्स को हम काट दें, मतलब कि मुस्लिम से रहे ही ना. ये शब्द इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है हमारे डोमेस्टिक सिक्योरिटी को, तो करता ही है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये बात पहुंच गई है और पहुंचनी चाहिए. बहुत ही गलत बात है ये एक्चुअली. ठीक है, तो खैर हम और सारे एंगल्स में नहीं जाएंगे. हम ये समझेंगे कि जीनोसाइड कन्वेंशन की बात, ये जो हमारे ऑथर हैं प्रिया पिल्लाई, बहुत अच्छा इन्होंने एक फ्रेमवर्क, एक एंगल निकाला है कि जब ऐसी बात हो रही है, जब बात कर रहे हैं, तो एक्ट करने में देरी नहीं होगी. और हमारे भारत के पास क्या ऐसा लॉ है जीनोसाइड से लड़ने के लिए? शुरुआत में ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इंडिया के पास, डज इंडिया हैव एनी लॉ टू फाइट अगेंस्ट जीनोसाइड? चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन हो. अगर है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए कि मुझे नहीं पता है और आई थिंक इट मे बी. हालांकि हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. ओके, सो जीनोसाइड कन्वेंशन था क्या? देखिए, वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे जितनी भी कंट्रीज थी, ठीक है, मास किलिंग सब में हुई. कुछ कुछ की फैमिलीज उजड़ गई, कुछ कुछ के पूरे खानदान का ही पता नहीं चला. ठीक है, इस सब से परेशान होके कुछ कंट्रीज ने एक साथ मिली और एक जीनोसाइड कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने एक साथ मिल के और एक कन्वेंशन तैयार किया जिसको मिला जीनोसाइड कन्वेंशन. और कहा गया कि भाई ये भी क्राइम है. ठीक है, ना सिर्फ दो लोगों के बीच का क्राइम माना था, बल्कि मास किलिंग वो भी क्राइम है. ठीक है, जैसे गोधरा में आपने देखा, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में भी इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मास किलिंग रिपोर्ट की गई है.
ठीक है। इनफैक्ट आसाम में बहुत पहले जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया भी नहीं था, म्यांमार से और बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे, जो मुस्लिम्स लोग आए थे, मास किलिंग हुई थी, 1000 1200 1300 लोग मारे गए थे। क्या है हमारे पास जिनोसाइड कन्वेंशन से रिलेटेड कोई लॉ, ऐसा कानून, कोई प्रावधान? तो इसी मामले को 1948 में एड्रेस किया गया और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू यूनाइटेड नेशन मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हुए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू एक कन्वेंशन निकाला गया, द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जिसको JGC कहा गया, जीनोसाइड कन्वेंशन। ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट अबाइडिंग बाय इंटरनेशनल लॉ विच कोडिफाई द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। ठीक है। एंड भारत, हमारा देश, इस अग्रीमेंट को, इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और रेटिफाइड करता है, सहमति देता है। हम पार्ट हैं इस कन्वेंशन के। महज पार्ट होने से ये जस्टिफाई नहीं करता कि आपके कंट्री में इससे रिलेटेड कोई क्राइम है। और मैं बता दूं, इंडिया में इससे रिलेटेड शायद कोई क्राइम नहीं है, शायद कोई पनिशमेंट नहीं है, सॉरी, और इनफैक्ट कोई लॉ भी नहीं है इससे रिलेटेड, जीनोसाइड से। ठीक है। सो आफ्टर एज रिटन इन द जीनोसाइड कन्वेंशन is a crime that takes place in a war time and also in the time of peace। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ युद्ध जंग लड़े तभी हो, ये पीस टाइम में भी हो सकता है। एंड द डेफिनेशन ऑफ जीनोसाइड इज मेंशन इन आर्टिकल 2 ऑफ द कन्वेंशन, जहां डिस्क्राइब करता है कि कोई भी क्राइम विच विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय नेशनल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप इज और होल पार्ट। तो आप कनेक्ट करिए कि जो उस हेट स्पीच में बोला गया था मुस्लिम के खिलाफ, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है, क्या वो रिलेट करता है। उसके तहत अगर हम माने कि जिनोसाइड अगर है भारत में, उसकी जिनोसाइड अगर के खिलाफ अगर कानून है, तो क्या वो स्पीच जिनोसाइड में कन्वर्ट नहीं होगी? क्या उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात नहीं चलनी चाहिए, धारा नहीं लगना चाहिए उन पर? ठीक है, ये क्वेश्चन है, सोच समझ के कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। वैसे व्हाट इज इंक्लूडेड इन जीनोसाइड एज स्टेटेड इन आर्टिकल 2, जैसे ये आर्टिकल 2 दिया है, क्या क्या है? ठीक है। वैसे ये चीज़ें मैंने आपके लिए इंसर्ट की हैं, आप वीडियो पॉज करिए, आराम से पढ़ सकते हैं आप। अदरवाइज मैं PDF तो है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये वही चीज़ है कि फॉलोइंग एक्ट कमिटेड विद इंटेंट ऑफ डिस्ट्रॉय एनी नेशनल, एथनिक, किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जैसे कि हमने अभी बात की है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं ये, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग द ग्रुप, इम्पोजिंग मेजर्स टू प्रिवेंट बर्थ। ठीक है। उस समुदाय को या उस माइनॉरिटी का बच्चा ही नहीं पैदा होने दिया जा रहा है, मार के ख़त्म कर दिया जा रहा है। हुआ है ऐसा इतिहास में। फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन, ठीक है, टू अनदर ग्रुप, टू बी स्पेसिफिक टर्म, टू एलिमेंट, द फिजिकल एलिमेंट, एक्ट्स कमिटेड एंड द मेंटल एलिमेंट, इंटेंट, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो आप मैप देख रहे हो, यहाँ पे इस मैप को आप जूम करके PDF डाउनलोड करोगे तो इसको आप जूम भी कर सकते हो। इस मैप में मेंशन किया गया है कि हमारी 150 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि सिग्नेटरीज हैं और रेटिफाइड की हैं, अग्री करती हैं इस कन्वेंशन से। कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं करती हैं, कुछ कंट्रीज या कुछ स्टेट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, सम ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम अफ्रीका, सम ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम एशिया एंड अमेरिका, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। ठीक है। ये मैप में मेंशन, ये जो एरिया है इसमें मेंशन है, हाईलाइटेड है कौन से लोग हैं, जो कौन सी स्टेट है, कंट्री है जो कि कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो अग्री नहीं करते हैं और अग्री मतलब दोनों साइड है, यस नो। ठीक है। सो कंडीशंस क्या है अगर आप सिग्नेटरी हो, अगर आप मेंबर हो, ठीक है, कन्वेंशन आपने साइन किया, अग्री किया है, तो कंडीशंस क्या लगेंगी आप पे? कंडीशंस ये लगेंगी कि जीनोसाइड के अगेंस्ट आपको खड़ा रहना है, ऑब्लिगेटेड नॉट टू कमिट जीनोसाइड। ठीक है। ऑब्लिगेटेड टू प्रिवेंट जीनोसाइड, आर्टिकल 1, विच अकॉर्डिंग टू ICJ हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्कोप। स्टेट मस्ट पनिश जीनोसाइड। इंडिया के केस में हमने अग्री तो किया है, पनिशमेंट नहीं है हमारे यहाँ।
ठीक है, हम कुछ लोगों को या कुछ उनके गुट को हम जेल में डाल देते हैं और फिर आईपीसी के तहत धारा लगा देते हैं, लेकिन जीनोसाइड से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है जो पनिश कर सके। स्टेट मस्ट बी ऑब्लिगेटेड टू इनैक्ट नेसेसरी लेजिस्लेशन, ये अभी तक नहीं किया है हमने। स्टेट मस्ट इंश्योर इफेक्टिव पेनल्टीज प्रोवाइडेड फॉर अ पर्सन फाउंड गिल्टी, ये किया है लेकिन आईपीसी के थ्रू हम पनिश करते हैं उनको, या फिर यूआपा के थ्रू, मतलब यूआपा में भी कई सारे एक्ट्स प्रोविजंस आ जाएंगे उसके थ्रू, या सेडिशन लगा देंगे। ठीक है, स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू ग्रांट एक्स्ट्राडिशन व्हेन जीनोसाइड चार्जेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन समझ गए आप, यहाँ का कोई भी बंदा होगा वो इंटरनेशनल बाहर कंट्री में जा सकता है, वहाँ का यहाँ आ सकता है अगर कोई क्राइम किया है बाहर का लोग तो। ठीक है, इट मस्ट बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड ट्रीटीज रिलेटेड टू। ठीक, बहुत ही साफ सीधा और सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, पॉज करके समझ लीजिएगा, एंड दीज आर द बेसिक्स। ओके, आप आंख बंद करके ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक, द जीनोसाइड कन्वेंशन, इनके आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, यहाँ ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है। आर्टिकल 1 सेज दैट टू इनैक्ट टू प्रिवेंट जीनोसाइड एंड टू पनिश जीनोसाइड, मतलब कि एक ऑब्लिगेशन बनाया जाए, जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, इट प्रोवाइड पेनल्टीज फॉर दोज फाउंड गिल्टी इन क्राइम। ठीक, ये आर्टिकल 5 कहता है उसका। और आर्टिकल 6 ये कहता है कि इस पेनल्टीज क्राइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाई जाए, एक कमिटी बैठाई जाए। ठीक है, हमारे पास ना तो आर्टिकल 5 से रिलेटेड कुछ है और ना तो आर्टिकल 6 से रिलेटेड कुछ है। और ये पूरा आर्टिकल ये पूरा जो हिंदू का आर्टिकल है वो जीनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 5 के ऊपर है, कि आर्टिकल 5 इंडिया ने रेटिफाइड, अग्री तो किया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है, प्रोविजन नहीं है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडियन पिनल कोड प्रोविजंस रिलेटिंग टू राइटिंग्स, ठीक है, दंगा फसाद भड़काने तक का मामला है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, मतलब कि कुछ लोग गैर कानूनी काम को लेके एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, वो चीज़ है। प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, डू नॉट एम्बॉडी द बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, ये सारे जीनोसाइड को जस्टिफाई नहीं करते। जीनोसाइड इज टोटली डिफरेंट थिंग, इट्स मास किलिंग एंड विथ इंटेंट, जिसमें फिजिकल हार्म भी होता है और मेंटल इंटेंट होता है। ओके, विच इज अगेंस्ट अ कलेक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप और स्पेसिफिक कॉज ऑफ इंटेंट। तो ये मामला बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ये समझना चाहिए। अगर हमारे पास आज होता आर्टिकल 5 से रिलेटेड या आर्टिकल 7-6 से रिलेटेड कोई पेनल्टी, कोई क्लॉज, कोई प्रोविजन होता आईपीसी में, सीआरपीसी में, हमारे संविधान में, तो ये लोग नप गए होते। अभी तक इन पे धारा लग गई होती और अच्छे खासे ये लोग अंदर चले गए होते। देखिए क्या करती है कानून, अभी भी ये लोग अंदर हैं, लेट्स सी। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, हमारे देश में। किसी माइनॉरिटी को, किसी ग्रुप को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ कंट्रीज के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि गैम्बिया ने रिसेंटली म्यांमार से रिलेटेड, क्योंकि म्यांमार में अभी हमने देखा मिलिट्री कूप हुआ है, वहाँ पे जीनोसाइड का मामला हो रहा है, मास किलिंग भी हो रही है। तो गैम्बिया ने रिपोर्ट किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भाई आप ध्यान दो म्यांमार से रिलेटेड। ये एक और प्रावधान है, एक और प्रोविजन है जीनोसाइड कन्वेंशन का, कि अगर किसी आसपास के स्टेट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो कंट्री जीनोसाइड कन्वेंशन को साइन की है, उसकी सिग्नेटरी है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, भले आपके पूरे राज्य को, उसको, आपके स्टेट के जो मशीनरी है, गवर्नमेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी, एज एन एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, आप रिपोर्ट कर सकते हो। इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, ये एक नई डेवलपमेंट है इसमें। ठीक है, सो इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड गुड टू रीड अबाउट इट। ओके, हम चलते हैं इस पे, द क्रैक्स इन यूपी सोशली इंजीनियर्ड कास्ट वॉल। देखिए कुछ ज़्यादा था नहीं, और
ये वो सिचुएशन है जब आप एक सिविल सर्वेंट, एक अधिकारी बन जाएंगे, आप जब पब्लिक ऑफिसर बन जाएंगे तो ये मामला आप समझ सकते हैं बहुत डिटेल में। उससे पहले के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें हाईलाइट किया हूँ, और प्रेजेंटेशन ये पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारा GS2 से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सोशल एम्पावरमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ठीक है, ये इमेज आप देख सकते हो। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार हाय हाय का नारा लग रहा है। ओबीसी ना आरक्षण ना, ये नारे चलते आ रहे हैं। ठीक है, ओबीसी ना आरक्षण ना कारण्य, महाराष्ट्र सरकार जाहिर निदेश। ठीक है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड ये प्रोटेस्ट हो रहा था ओबीसी के रिलेटेड। सो जब जब चुनाव आता है तब तब माइनॉरिटीज़ और जो पिछड़ी जाति हैं उनसे रिलेटेड बड़ी बड़ी सारे न्यूज़, बहुत खबरें आती हैं। ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक, इसी से रिलेटेड 1993 में बैकवर्ड क्लास कमेटी, बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑर्गेनाइज की गई थी, गठित की गई थी। ठीक है, नीड फॉर बैकवर्ड क्लास कमीशन, ऐसा क्यों हुआ था? ठीक है, देखिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। इतिहास में, हिस्ट्री में जो अन्याय हुआ है बैकवर्ड क्लासेस के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ, वो आने वाले टाइम पे दोबारा ना हो, इस वजह से हम बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास अपलिफ्टमेंट की गुहार लगाते हैं, रिजर्वेशन लगाते हैं, उनसे बहुत सारे प्रावधान लगाते हैं। पहले का ज़माना कुछ और था। ठीक है, आज़ादी के बाद का ज़माना अब कुछ और है, क्योंकि हम एक आज़ाद भारत हैं और हम डेमोक्रेसी हैं, पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट। डेमोक्रेसी का मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जात चाहे वो नीची जात, कोई भी जात हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक व्यक्ति इस भारत का अपना जन प्रतिनिधित्व, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, हमारा कानून साफ साफ यही कहता है कि जातिवाद, भेदभाव हम नहीं मानते। ठीक है, सो इससे रिलेटेड द नीड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अपलिफ्टमेंट क्यों आया था? ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं वो न्यूज़पेपर से निकाल के लिखी हैं। इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का क्यों आया था। ठीक है, 102nd Constitution Amendment Act 2018 provides constitutional status to the National Commission for the Backward Classes। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, इट हैज़ अथॉरिटी टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स, वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। आपको ये बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू आर्टिकल 338B, 342A इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जहाँ पे 338B ये कहता है, इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू NCBC, नेशनल कमीशन of backward classes, examine okay complaints and welfare measures regarding socially and educationally। ठीक है, सामाजिक और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड वो वेलफेयर और कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उनके बारे में कोई पॉलिसी, नीति निर्माण स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके वेलफेयर और कंप्लेंट से रिलेटेड होगी बात। 342A ये कहता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर भारत में कोई भी किसी कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास में इंट्रोड्यूस करना है तो ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं, किससे? उस स्टेट के राज्यपाल से कंसल्ट करके, गवर्नर से कंसल्ट करके। ठीक है, हालांकि वो एक पॉलिसी, मतलब एक कानून की तरह ही, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल बिल पास होता है, एक्ट पास होता है, वैसे ही होगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट पहल कर सकते हैं। जहाँ की अभी हमने देखा है महाराष्ट्र में, जब एडिशनल कोटा दे दिया गया था तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप नहीं तय कर सकते, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं और यही बता सकते हैं, इनके पास वो पावर है कि कौन से ग्रुप को हमें बैकवर्ड क्लास कमीशन में इंट्रोड्यूस करना है, तो रिजर्वेशन के दर और परसेंटेज बढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इश्यूज क्या थे? एनसीबीसी से रिलेटेड क्या इश्यूज थे?
सिंस इट हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन बैकवर्डनेस, ठीक है, बैकवर्डनेस इसमें डिफाइन नहीं की गई है किसको कहते हैं, कौन सा समुदाय आता है, कौन सा समाज आता है, कौन से लोग आते हैं। Therefore, it cannot address the current challenge of the demand of various castes to be included in backward class commission, ठीक है। देखिए, बैकवर्ड क्लास कमीशन में लोग क्यों परेशान हैं आने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो संरक्षक कर सके और कंट्रोल कर सके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट के डेवलपमेंट को, ठीक है। इस वजह से लोग आना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसे कम्युनिटी है, केरला में इतनी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आना चाह रही है, हरियाणा में कम्युनिटीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कम्युनिटी है जो कि वो बैकवर्ड क्लास में आना चाह रही है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी कभी क्या करते हैं कि इन कम्युनिटीज़ को भरोसा दिला देते हैं कि तुम लोग को मैं इंसर्ट कराऊंगा इसमें और हमें वोट दो, ठीक है। इनसे उनका मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन जब वो काम इवेंचुअली नहीं होता है तो फिर दर्द होता है, तो प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होती है। तो एक सीरीज है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। व्हाट डज आर्टिकल 340 फीचर्स ऑफ एक्सपर्ट बॉडी एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कंजप्शन। अच्छा, ठीक है, 340 होगा वैसे इस यहाँ पे। व्हाट डज आर्टिकल 340 फीचर्स ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। महज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा देके ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक कि ये ना दिखाया जाए कि भाई आप SC ST या OBC कैटेगरी को आप अपलिफ्ट कर रहे हो पॉलिसीज़ के थ्रू और ग्राउंड वर्क दिखे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा देने से बात सॉल्व नहीं होती है, खुद से नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 338B का क्लॉज 5 ये कहता है, इज ए साइलेंट on the Supreme Court mandate on periodic revision of the backward class list in consultation of NCBC। हम सबको पता है आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When was the last time caste census held? ये कास्ट सेंसस कब हुआ था लास्ट टाइम, बताइएगा, ठीक है। एंड एक और रिपोर्ट थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, खैर आप ये कमेंट करके बताइए, देन उस पर अगर मुझे उस टाइम याद आता है तो मैं आपको बताऊंगा कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके। सजेशंस क्या क्या हैं वैसे इससे रिलेटेड। सो द गवर्नमेंट मस्ट पुट इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द कास्ट सेंसस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, ठीक है। जब पब्लिक डोमेन में बात आएगी तो वेरियस रिसर्च, वेरियस एनालिस्ट, सब लोग अपना अपना तर्क और तथ्य रखेंगे, तो एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा उस मुद्दे का, उस मामले का, क्योंकि अभी तो है ही नहीं ना, कास्ट रिपोर्ट है ही नहीं हमारे पास, OBC से रिलेटेड रिपोर्ट ही नहीं है। आखिरी बार कब आया था वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स शुड गिव अवे द वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये VBP को हटा के VBP वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, दैट ट्रूली बैकवर्ड सेंस ऑफ सोसाइटी एंड विल गिव बेनिफिट टू द रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये था कुछ मामला इससे रिलेटेड। यहाँ पे हम आते हैं जो मैंने कहा था आपको कि नीड फॉर बैकवर्ड क्लास कमीशन। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है, ठीक है। नेशनल लेवल पे हमारे पास ना OBC SC ST से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा लीडर आज के टाइम पे नहीं है जो कि इनको लीड कर सके, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक टाइम पे यही सिचुएशन आई थी जब विमेन रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। आज के टाइम पे हैं, थोड़े मोड़े हैं लेकिन हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन, ताकि अब सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोड़ा तो सपोर्ट डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। लेकिन OBC से रिलेटेड और SC ST से रिलेटेड कोई ऐसी मेजर लीडर नहीं है, ठीक है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने UP में बहुत लोगों को मिनिस्ट्री का पद दिया है, लेकिन वो सरासर दिख रहा है कि उसका कोई एक्चुअली रोल नहीं है, ठीक है। दूसरा है, OBC like every community have also been deeply troubled by inflation and unemployment, ठीक है। तीसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि OBC की जितनी मेजर पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 41.5% वो इन्वॉल्व हैं फार्मिंग से रिलेटेड, और जब फार्मिंग से रिलेटेड मुद्दा आता है तो रिसेंटली बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारे इतनी हीटेड डिबेट चली है फार्मर्स से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, MSP से रिलेटेड, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो हर्ट OBC कम्युनिटी। थर्ड ये है, थर्ड एंड important reason has been the BJP and the central government categorically denial for their earlier decision regarding the caste census। मतलब कि कास्ट सेंसस चाहिए ही भैया,
ठीक है। बीजेपी कह रही है कि हमने नहीं रोका था, कांग्रेस कहती है कि हमें और टाइम मिलता तो हम इंट्रोड्यूस कर देते कास्ट सेंसस। ठीक है। दिस इज नाउ अ ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द बैकवर्ड क्लास एंड न्यूमेरल वैलीज इन सेमिनार कि भाई जाति जनगणना कहाँ है, कास्ट सेंसस होनी चाहिए, कितने ओबीसीज हैं, कितने एसटीज हैं, कितने एससीज हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, एससी एसटीज ओबीसीज कितने हैं। ठीक, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट टाइम कास्ट सेंसस कब हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि अगर भारत राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय समूह के बीच अगर खड़ा होना है, अगर गौरवपूर्ण प्राइड और डिग्निटी के साथ खड़ा होना है, तो इस देश से, इस कंट्री से जातिवाद को खत्म करना चाहिए, जातिवाद का विनाश होना चाहिए। सो ये रहा आज का कुछ आर्टिकल। पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और इनफैक्ट कल का जो एनालिसिस था उस पर भी कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि क्या फीडबैक है, उस बेस्ड ऑन दैट वी विल रिव्यू योर आंसर। एंड वंस अगेन please do not forget to like, subscribe, share and comment and press the bell icon, and I shall see you tomorrow. अपना ध्यान रखें, ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं कल के एनालिसिस में। जय हिंद।